रात की रोशनियां हर तरफ चमक रही थी। सड़कों पर वाहन थे, परंतु दिन की अपेक्षा कम थे। पीछे वाली सीट पर अधलेटा सा दलेर सिंह बीड़ी के कश ले रहा था। देवराज चौहान ने ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। जाना कहाँ है? चलते रहो, मालूम हो जाएगा, दलेर सिंह ने लापरवाही से कहा। देवराज चौहान ने बैक मिरर में उस पर नजर मारी। तुम हर बात छिपा क्यों रहे हो धनराज के बारे में? छिपा रहा हूं? दलेर सिंह मुस्कुराया। कहाँ छिपा रहा हूं? तुम्हें धनराज के पास ले तो जा रहा हूं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तुम तो खामखा शक कर रहे हो। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। एक बार नोट दिखा देते तो मेरे दिल को ठंडक मिल जाती, दलेर सिंह बोला। तुम धनराज को दिखा दो, मैं तुम्हें नोट दिखा दूंगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, दलेर सिंह ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। सिर्फ ये बात अपने दिमाग में रखना कि जो गड्ढा मैंने तैयार किया है उसमें 6 लाख ना पहुंचे तो धनराज तक नहीं पहुंच सकोगे। चिंता मत करो, हमारा गड्ढा 6 लाख से भर जाएगा। दलेर सिंह ने बुझी बीड़ी को खिड़की से बाहर उछाला। अब कुछ काम की बात सुन लो। क्या? जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें जैसे भी हो थोड़ा सा मशहूर होना है। क्या मतलब? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। जहां तुम जा रहे हो वहां पहुंचकर तुम्हें थोड़ा सा अपना नाम पैदा करना है कि वहां के लोग तुम्हें जाने। उससे क्या फायदा होगा? जब तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हें एक औरत मिलेगी जिसकी हथेली पर तिल होगा। वही औरत तुम्हें धनराज तक ले जाएगी। और तुम? मेरा काम तुम्हें वहां तक पहुंचाना ही है। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहां मेरे कई दुश्मन हैं और धनराज का मामला निपटने से पहले मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। जहां तुम मुझे ले जा रहे हो उस जगह का नाम क्या है? देवराज चौहान ने पूछा। वहीं पहुंचकर मालूम हो जाएगा। अभी बताने में दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कोई नहीं दिक्कत तो कोई भी नहीं है, लेकिन बताने की जरूरत भी नहीं है, दलेर सिंह ने लापरवाही से कहा। देवराज चौहान ने बैक मिरर से पुनः दलेर सिंह पर नजर मारी। अगर तुम किसी तरह की गड़बड़ करने की सोच रहे हो तो मैं भला क्या गड़बड़ कर सकता हूँ? तुम खुद ही बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? दलेर सिंह मुस्कुराया। तुम 6 लाख पाने के फेर में हो सकते हो। हाँ, 6 लाख पाने के फेर में तो हूँ, लेकिन हक हलाल के हेरा फेरी के नहीं। तुम्हें धनराज की जरूरत है और मुझे 6 लाख की। हम दोनों की जरूरतें पूरी होंगी। वो तो हेरा फेरी ना हुई। देवराज चौहान ने स्टेयरिंग में कोहनी फंसाकर सिगरेट सुलगाई और स्टेयरिंग थाम लिया। क्या वजह है? दलेर सिंह ने पूछा। 12। रात के 12 बज गए, कम से कम कुछ खिला पिलाई दो, भूख लगी है। पहले क्यों नहीं खाया? मैं अपने पैसे क्यों खराब करता? जब तुम साथ हो तो 2 चीजें ज्यादा खा लूंगा, दलेर सिंह फिर मुस्कुराया। कोई दिक्कत हो तो खाने के बिल मेरे 6 लाख में से काट लेना। अभी तुम उनके हकदार नहीं बने। बन जाऊंगा, लेकिन 6 लाख है कहाँ? कार में तो कहीं नजर नहीं आ रहे। नजर नहीं आएंगे? इसका मतलब खाली हो तुम? जरूरत पड़ेगी तो सामने आ जाएंगे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कोई चिराग है तुम्हारे पास जो 6 लाख जैसी बड़ी रकम टपका देगा? या फिर तुम्हारे कच्चे की जेब इतनी बड़ी है कि उसमें 6 लाख फिट आ जाते हैं और बाहर वाले को हवा भी नहीं मिलती? अपनी बोलने की आदत को कम करो। मैं बोल नहीं रहा,
तो मैं समझा रहा हूँ कि बिना 6 लाख के तुम धनराज तक किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब तुम्हें वो औरत मिलेगी जिसके हथेली पर तिल होगा, जो तुम्हें धनराज तक ले जाने वाली होगी, 6 लाख तब तुम्हें उसके हवाले करना होगा। उसे बिना नोट दिए तुम धनराज तक नहीं पहुंच सकोगे। वो नोट लेकर भाग गई तो? नहीं भागेगी, मेरी गारंटी। तुम्हारी गारंटी का मैं क्या करूंगा? तब तो तुम उसके पास बैठे नोटों की गड्डियां गिन रहे होगे। ऐसा नहीं है, कुछ तो मुझ पर विश्वास करो। बिना विश्वास किए तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में कश लिया। धनराज तक तुम पहुंचे कैसे? बाद में। क्या बाद में? ये बातें, जब तक तुम मेरे हवाले 6 लाख नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें धनराज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। फोकट में काम की बातें नहीं बताई जाती। वैसे भी अभी कई बार गले मिलना, ये तो मुलाकात का शुरुआती दौर है। तुम मुझे कहीं खाना खिलाओ, भूख से बुरा हाल हो रहा है। कुछ देर बाद हाईवे के किनारे मौजूद एक होटल पर देवराज चौहान ने कार रोकी। दोनों ने वहां खाना खाया। करीब 20 मिनट लगे। उसके बाद वो पुनः आगे बढ़ गए। कार ड्राइव करते देवराज चौहान को 5 मिनट भी न बीते होंगे कि एकाएक उसे सिर में भारीपन सा महसूस होने लगा। आंखों के पपोटे भी भारी होने लगे थे। आधा मिनट भी नहीं बीता कि स्पष्ट नजर आना कम होने लगा। रह रहकर आंखों के आगे धुंधलका सा उभरने लगा। तुमने? देवराज चौहान ने अपने पर काबू पाने की चेष्टा की। मेरे खाने में कुछ मिलाया तो असर हो गया। दलेर सिंह की हंसी से भरी आवाज कानों में पड़ी। चिंता मत करो, मरोगे नहीं, सिर्फ बेहोश हो जाओगे। सड़क के किनारे कार रोक दो। अब मैं कार ड्राइव करूंगा, तुम यहीं पीछे वाली सीट पर आराम करना। देवराज चौहान ने जल्दी से कार सड़क के किनारे रोकी। इसके साथ ही पलटकर गुस्से में कुछ कहने जा रहा था कि तभी बेहोशी के झोंके के साथ सीट पर लुढ़कता चला गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान के होंठों से कराह निकली। अभी आंखें भी नहीं खुली थी कि पूरे शरीर में उठने वाले दर्द का उसे एहसास होने लगा। पलकें हिली और धीरे धीरे आंखें खुली। 2 पल के लिए तो वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या है, वो किस हालत में है और क्यों है। लेटे लेटे ही छत को देखने लगा। तब भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने निगाह इधर उधर मारकर हालात समझने की चेष्टा की। ना समझ आने पर वो फौरन उठ बैठा। दूसरे ही पल उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो कार में था, कार के पीछे वाली सीट पर। जिस्म को अभी भी बुरी तरह टूटता पाकर वो दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला और गठरी बन चुके जिस्म को सीधा करने के लिए हाथ पांव हिलाने लगा। बदन का जर्रा जर्रा दर्द हो रहा था। अब उसे ध्यान आने लगा कि उसे बेहोश करना दलेर सिंह की करामात थी। दलेर सिंह के कहे शब्द याद आने लगे। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़कर आसपास देखा। ये जगह जंगल और पहाड़ी चट्टानों से भरी पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हो और उसकी बड़ी बड़ी चट्टानें हर जगह बिखर गई हों। उसके बाद खाली जगह जैसे पेड़ों ने ले ली और खुश जगह को हरा भरा कर दिया। कई बड़े बड़े पत्थरों पर काई की परत नजर आ रही थी, या फिर किसी किसी पत्थर पर छोटे छोटे पौधे से नजर आ रहे थे। इससे स्पष्ट था कि इस इलाके में बरसात भी तगड़ी होती है। जिस जगह कार खड़ी थी वह धूल से भरी 25 फीट चौड़ी सड़क थी, जिसे देखने पर स्पष्ट होता था जिसे देखने पर स्पष्ट एहसास होता था कि वह सड़क पेड़ों को काट कर बनाई गई है। धूल भरी कच्ची सड़क के दोनों तरफ बेतरतीबी से खड़े पेड़ नजर आ रहे थे। कार भी धूल से अटी पड़ी थी, जैसा कि लंबे सफर तय कर के यहाँ पहुंचा हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। सड़क के दोनों तरफ नजर मारी। जहां से कार आई थी और जिस तरफ को कार का मुंह था, ये बात भी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी कि कार उधर से आई और जिस तरफ मुंह था उसी तरफ आगे बढ़ना था। दलेर सिंह कहीं भी नहीं था। उसे छोड़कर जाने कहाँ चला गया था।
यही कहा था उसने कि वो इस बस्ती में उसके साथ नहीं होगा, वक्त आने पर मुलाकात करेगा। देवराज चौहान की निगाहें हर तरफ घूम रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी नजर नहीं आया था। इस कच्ची सड़क से कोई भी नहीं आया आया गया। देवराज चौहान ने सिगरेट एक तरफ उछाली और आगे बढ़कर कार में बैठा। कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। स्पीड कम थी। कार के आगे बढ़ते ही धूल पुनः उड़ने लगी। अगला दृश्य। दिन के 11 बज रहे थे। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। जहां पेड़ आ जाते थे वहां सूरज की रोशनी छन कर आ रही थी। खुला इलाका आता तो धूप किसी आग की तरह महसूस होती थी। देवराज चौहान ने कुछ देर बाद कार की स्पीड कम की। उस कच्ची सड़क के बीच पहाड़ की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई थी, और वो कच्ची सड़क भी मुड़ते हुए चट्टान के गिर्द होते हुए घूम रही थी। देवराज चौहान ने भी सड़क के साथ साथ ही कार को घुमाया और चट्टान के पार पहले जैसे ही सीधे रास्ते पर आ गई। लेकिन उसी पल उसे फौरन ब्रेक लगा देने पड़े। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। आगे जो नजर आया उसे देखते हुए देवराज चौहान ने इंजन बंद किया और कार से बाहर आ गया। 2 क्षण में ही समझ गया कि क्या हो रहा है। वो 3 थे। एक ने काले लेदर की जैकेट पहन रखी थी, जीन की पैंट, बड़े हुए बाल कंधों तक झूल रहे थे, नाक तोते की तरह नजर आ रही थी। दूसरे ने आधी भांग की कमीज और पैंट पहनी हुई थी। तीसरे के जिस्म पर जीन की जैकेट थी जिसके बटन खुले हुए थे। उसके नीचे कुछ भी नहीं पहना होने की वजह से उसकी दमदार छाती चमक रही थी। उसके सिर के बाल छोटे छोटे सुअर की तरह लग रहे थे। एक बात की तीनों में समानता थी कि वो खतरनाक थे। और चौथा, जिसे वो मार रहे थे, वो 50 वर्ष का सेहतमंद इंसान था, जिसके बदन पर मैली सी कमीज और लगभग वैसी ही पैंट थी। वो नीचे धूल में पड़ा वो नीचे पड़ा धूल में अटा पड़ा था और तीनों ने ठोकरें मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। चेहरा भी सूजा पड़ा था। होठों से खून बह रहा था। जब देवराज चौहान वहां पहुंचा तो ठीक तभी एक ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तानी थी। लेकिन कार के इंजन की आवाज सुनकर उनकी हरकतें रुकी। सबकी निगाह उसकी तरफ उठी। देवराज चौहान को कार से बाहर निकलते पाकर तीनों की खूंखार निगाहें मिली। आंखों में खौफ लिए चौथा चौथा नीचे ही पड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वहां का माहौल देखने पर ऐसा लगने लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। ये हरामजादा कौन है? काली जैकेट वाला गुर्राया। पहले तो कभी नहीं देखा, कमीज वाले ने कहा। जीन की जैकेट वाले ने रिवॉल्वर हाथ में दबा ली। नया है, पहली बार इधर आ रहा है। पुराना होता तो समझदार होता और रुकता नहीं। जीन की जैकेट वाला शब्दों को चबा कर कह उठा। उड़ा दूं साले को? जरूरत नहीं। इसकी कार नई और बढ़िया है। मुझे कार की कमी महसूस हो रही थी। काली जैकेट वाला पहले जैसे स्वर में कह उठा। ये कार ठीक रहेगी। चल, कमीज वाला बोला। इसकी कार और जेब का माल वसूल लेते हैं। तोमा, वो जीन की जैकेट वाले से बोला। तो इस हरामजादे पर नजर रखना। उसने नीचे गिरे आदमी की तरफ इशारा किया। साला उठने की कोशिश करे तो भेजे में गोली मारना। जवाब में जीन की जैकेट वाले ने नीचे पड़े व्यक्ति के कूलों पर ठोकर मारी। वो हल्की सी चीख के साथ तड़प उठा। काली जैकेट और कमीज वाला जेबों में हाथ डाले खतरनाक अंदाज में देवराज चौहान की तरफ बढ़े। देवराज चौहान शांत अंदाज में खड़ा उन्हें देखता रहा। कौन हो तुम? काली जैकेट वाले ने वहशी स्वर में पूछा। सुरेंद्र पाल। देवराज चौहान का स्वर ऊंचा ही था। दोनों बराबर उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे। देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि उनके इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। नए आए हो? कहाँ आया हूं? देवराज चौहान की निगाह एकटक उन पर थी। इस इलाके में? हाँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। अब जरा ये भी बता दो कि ये इलाका कहाँ पड़ता है? दोनों 2 कदम के फासले पर आकर ठिठके और कड़वे अंदाज में हंसे। यहां तक पहुंच गया और पूछता है ये इलाका कहाँ पड़ता है? मजाक करने को हम ही मिले थे क्या?
देवराज चांद ने कुछ न कहकर कुछ दूर नीचे पड़े व्यक्ति को देखा। तुम तीन उस एक को क्यों मार रहे हो? तेरे को क्या तकलीफ है? कमीज वाला कड़वे स्वर में हंसा। वो तेरा बाप भाई लगता है? नहीं। देवराज चांद की आंखों में सख्ती उभरी, चेहरा सामान्य रहा। खैर छोड़, कमीज वाला पुनः बोला और आगे बढ़कर कार के पास पहुंचा और उसके धूल से भरे बोनेट पर हाथ मारकर बोला, अब हम तेरे को ये भी नहीं कह सकते कि जा अपना काम कर। देवराज चांद ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। क्यों? क्योंकि तेरी ये कार हमें पसंद आ गई है, हंसकर कहते हुए उसने पुनः बोनेट पर हाथ मारा। देवराज चांद ने शांत भाव में कश लिया। चाबी कहाँ है कार की? कमीज वाले की निगाह देवराज चांद पर जा टिकी। कार में है। देवराज चांद के होंठों पर सर्द मुस्कान उभरी। खूब, तो अब ये कार हमारी हुई। कुछ कहना है तेरे को? इनकार है तो कह। कोई इनकार नहीं। कमीज वाला ठठाकर हंस पड़ा। कार की तरह ये भी बढ़िया आदमी है, समझदार भी है। तभी काली जैकेट वाले ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और नाल देवराज चांद की छाती से लगा दी। उसके चेहरे पर यकायक वहशी भाव नजर आने लगे थे। देखना तो अब यह है कि ये कितना समझदार है, काली जैकेट वाले ने दांत भींच कर कहा। मैं बोला समझदार तो समझदार है। 4 कदम के फासले पर खड़े कमीज वाला पुनः बोलकर हंस पड़ा। देवराज चांद की सर्द निगाह काली जैकेट वाले पर थी। क्यों बे, कितना माल है तेरे पास? वो गुर्राया। माल? हाँ माल, नोट, रुपया, पैसा, रोकड़ा। 2-4 हजार तो होगा। ज्यादा है। देवराज चांद मुस्कुराया, कश लिया। ज्यादा है? काली जैकेट वाले के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। 10,000 हैं? ज्यादा है। 10 से भी ज्यादा है? हाँ। काली जैकेट वाले की आंखों में कहर के भाव उभरे। झूठ बोलता है साले, मेरे से मजाक करता है। मजाक करने की मेरी आदत नहीं है, देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। कमीज वाला हंसा और कह उठा, ये समझदार है, सच बोलता है। पूछ इससे, रोकड़ा है कहाँ? 20,000 तो होगा ही। दांत भींचे काली जैकेट वाला देवराज चांद को घूरने लगा। देवराज चांद शांत चेहरा लिए उसे देख रहा था। कहाँ है रोकड़ा? कार में। दिखा। देवराज चांद पलटकर कार के ड्राइविंग डोर के पास पहुंचा, दरवाजा खोला। काली जैकेट वाले ने रिवॉल्वर उससे सटा रखी थी। कार में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि वहां नोटों के मौजूद होने का एहसास होता। दरवाजा खोलना मुझे भी आता है, काली जैकेट वाला कड़वे स्वर में बोला। रोकड़ा बता कहाँ है? कार की सीट के नीचे, आगे वाली सीट के नीचे। सीट के नीचे? काली जैकेट वाला गुर्राया। झूठ बोलता है। देख लो। श्री, काली जैकेट वाला गुर्राया। देख तो सीट के नीचे क्या है, मुझे तो ये बहुत चालू लगता है। कमीज वाला जिसे श्री कहकर पुकारा गया था उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। सीट के दोनों तरफ क्लिप लगे हैं। सीट के दोनों तरफ क्लिप लगे हैं, देवराज चांद कह उठा। उन्हें हटाए बिना बात नहीं बनेगी। मैं इधर का क्लिप हटाता हूं, तुम उधर का हटाओ। सीट के नीचे क्लिप हैं। कहने के साथ ही देवराज चांद ने झुकते हुए सीट के नीचे हाथ डाला और क्लिप का लॉक हटा दिया। दूसरी तरफ से श्री ने भी जैसे तैसे क्लिप का लॉक हटाया। इसके साथ ही उसने सीट को उठाने की चेष्टा की, परंतु सीट जरा भी नहीं हिली। ऐसे नहीं, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। स्लाइडिंग डोर की तरह इसे अपनी या मेरी तरफ धकेलो तो सरक जाएगी। श्री ने कार की लंबी सीट को देवराज चांद की तरफ धकेला। 1 फीट धकेल कर वो रुका, साथ ही साथ उसकी आंखें फटती चली गई। सीट के नीचे बॉक्स था जो नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरा पड़ा था।
हक्के बक्के श्री ने सीट को थोड़ा और आगे धकेला तो वहां भी गड्डियां नजर आई। कांपते हाथों से श्री ने गड्डी उठाई और सख्ते किसी हालत में फ्रेरी दी। काली जैकेट वाला भी ठगा सा ये सब देखता रह गया। सोमा, काली, एकाएक श्री गला फाड़कर कांपते स्वर में चीखा। ये तो लाखों रुपया है, 5-10 लाख तो होगा ही, ज्यादा है होगा। हम अमीर बन गए, राजा बन गए, मजा आ गया। बस्ती और कस्बे पर हमारा राज होगा, मजा आ गया। चुप कर। उत्तेजना में काली जैकेट वाले का स्वर कांप रहा था। श्री ने उसे काली कहकर पुकारा था। ध्यान से देख, कहीं हरामजादा नकली नोट लेकर ना घूम रहा हो। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव और गहरे हो गए। असली हैं। श्री खुशी से पागल हो रहा था, एकदम खरे खरे। काली किसी तरह अपने पर काबू पा चुका था। देवराज चौहान के प्रति वह सावधान था। उसके मस्तिष्क में फौरन आया कि जो इतने नोट लेकर घूम रहा है वो शरीफ तो होने से रहा। क्यों बे, इतने नोट कहां से आए? काली ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाकर गुर्राया। सरकार ने छापे हैं और इस वक्त मेरे पास हैं। इसके अलावा और कोई जवाब मेरे पास नहीं है, देवराज चौहान बोला। ठीक है ठीक है। अब तभी दूर खड़ा सोमा चिल्लाकर बोला, काली, गोली मार दे इसे, निपट, नक्की कर। जवाब में काली के होठों से मौत भरी हंसी निकली। सुना, गोली मारने का भी ऑर्डर आ गया। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत की लहरों ने उछाल मारी। मैंने तो सोचा था तेरे को रिवॉल्वर दिखाकर भगा दूंगा, लेकिन सोमा का कहना टाल भी नहीं सकता। वो बहुत गुस्से वाला है। तेरे को गोली नहीं मारी तो वो साला मुझे मार देगा। काली के स्वर में दरिंदगी के भाव थे। लेकिन चिंता मत कर, तू हमें इतने नोट देकर जा रहा है, इसलिए तेरी लाश धूल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ूंगे। पेड़ पर लटका दूंगा, चील कौवे खाते रहेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक तभी देवराज चौहान पलटा, गोली की रफ्तार से घूमा। उसी पल उसने काली की रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़ी और उमेट कर उसकी तरफ घुमा दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि 2 पल के लिए काली समझ न पाया कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। उसका हाथ रिवॉल्वर पर ही टिक गया, उंगली ट्रिगर पर थी। देवराज चौहान ने उसकी उंगली पर फौरन दबाव बढ़ाया। ट्रिगर दबा, जोरदार धमाका हुआ और गोली काली के पेट में जा धसी। काली की आंखें फैल गई, चेहरे पर पीड़ा ही पीड़ा थी। देवराज चौहान ने उसके हाथ की उंगलियों में फंसी रिवॉल्वर निकाली तो उसके दोनों हाथ अपने पेट पर जा टिके। ठीक उसी पल एक और धमाका हुआ। गोली देवराज चौहान की अपेक्षा करीब खड़े काली की कमर में जा धसी। काली के शरीर को तीव्र झटका लगा और वह नीचे जा गिरा। गोली सोमा ने चलाई थी। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाता, देवराज चौहान ने बिजली की सी तेजी से कार की डिग्गी की तरफ आड़ ले ली। ये सब कुछ सेकंडों में हो गया। दौलत के नशे में डूबा श्री ठगा सा देखता रहा। जो हुआ, आखिरी मौके पर भी उसे इस बात का होश न रहा कि वो बचे या आड़ ले ले। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। कार का दरवाजा खुला हुआ था। सीट आगे को सरकती हुई दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकल रही थी और सीट के नीचे के बक्से में नोटों की गड्डियां करीने से लगी नजर आ रही थी। श्री, सोमा के चिल्लाने की आवाज आई। वो गोली चलाएगा, बच। इन शब्दों को सुनकर श्री को थोड़ा बहुत होश आया। उसने रिवॉल्वर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली ठीक उसके सिर में लगी। उसके जिस्म को इस तरह झटका लगा जैसे एक ही बार में हर तरफ से पकड़कर उसे झिंझोड़ा जा रहा हो। फिर उसका शरीर पल भर के लिए स्थिर हुआ और बेजान सा होकर कार से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। इस आवाज के साथ ही वहां मौत का छन्नाटा छा गया। दांत भींचे देवराज चौहान ने डिग्गी की तरफ से ऊंचा होकर सामने देखा। सोमा अभी तक उसी स्थिति में वैसे ही खड़ा था। नीचे पड़ा व्यक्ति भी उसी मुद्रा में पड़ा था। सोमा का ध्यान अब उसकी तरफ न होकर कार की तरफ था, देवराज चौहान की तरफ। देवराज चौहान आसानी से उसे निशाने पर ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा न किया। कई पलों तक उन लाशों के बीच चुप्पी रही। ओए, सोमा का गुस्से से गरजता स्वर एकाएक वहां गूंजा। कौन है तू? देवराज चौहान के होंठों पर जहरीली मुस्कान उभरी।
सुरेंद्र पाल, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। तूने मेरे दोस्तों को मारा? हाँ। क्यों? वो मेरी दौलत छीन रहे थे, मेरी जान ले रहे थे, और तूने ही मेरी जान लेने को कहा था। हाँ, मैंने कहा था। सोमा किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन सोमा की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। देवराज चौहान के होंठों पर जहरीली मुस्कान छाई रही। अब मैं तेरा निशाना लेने जा रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। मैं तेरे को। तू खुले में है और मैं ओट में हूं, देवराज चौहान ने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा। चलाऊं गोली? सोमा की तरफ से आवाज नहीं आई। शायद उसे अपनी स्थिति का एहसास हो गया था। देवराज चौहान की छिपी निगाह उस पर थी। एकाएक वो उलझन में नजर आने लगा था। बचना चाहता है? देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। जवाब में सोमा की हल्की सी गुर्राहट कानों में पड़ी। मैं तेरे को सिर्फ 1 मिनट का वक्त देता हूं, अपनी रिवॉल्वर फेंक कर यहां से चला जा। सोमा का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। आंखों में विवशता के भाव थे। शायद मन ही मन उसने तय कर लिया था कि इस वक्त उसका यहां से निकल जाना ही ठीक है। दांत भींच कर रिवॉल्वर का रुख नीचे पड़े व्यक्ति की तरफ किया। नहीं, देवराज चौहान ने तेज स्वर में कहा। गोली मत चलाना। तुम इसे भी कुछ नहीं कहोगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ट्रिगर दबाने जा रहा हूं। तुम पूरी तरह मेरे निशाने पर हो। सोमा दांत पीस कर रह गया। कई पलों तक वो कार को घूरता रहा, फिर पटकने वाले अंदाज में रिवॉल्वर फेंकी और बार बार सुर्ख आंखों से कार की तरफ देखते हुए कच्ची सड़क को छोड़कर पेड़ों और चट्टानों की तरफ बढ़ गया। वो इस तरह जमीन पर पैर मार रहा था जैसे किसी को कुचल रहा हो। देवराज चौहान उसे तब तक जाते देखता रहा जब तक वो नजर आता रहा। फिर सीधा खड़ा हुआ, हाथ में दबी रिवॉल्वर एक तरफ फेंकी और आगे बढ़कर नीचे गिरी नोटों की गड्डी उठाकर उसकी मिट्टी झाड़ी और उसे वापस बक्से में डालते हुए सीट को पहले की तरह खिसकाकर ठीक किया और उस तरफ का दरवाजा बंद करके कार के साथ सटी पड़ी श्री की लाश को खींचकर पीछे किया और सिगरेट सुलगाई। नीचे पड़ा 50 वर्षीय वो स्वस्थ व्यक्ति खड़ा हुआ अपने कपड़े झाड़ रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और उसे देखने लगा। उसने कदम उठाए और धीरे धीरे चलता हुआ देवराज चौहान के पास आ पहुंचा। हंसराज कहते हैं मुझे, उसने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। कौन हो तुम? तुम्हें शायद यहां पहले कभी नहीं देखा। पहली बार आया हूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पहली बार? क्यों? हंसराज की निगाहों में पैनापन उभरा। घूमने के लिए। यहाँ की हवा घूमने के लिहाज से ठीक नहीं है। देख ही चुके हो। चले जाओ यहां से। देवराज चौहान मुस्कुराया। घूमने के लिए मुझे ऐसी ही हवा पसंद आती है, कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। ऐसा है तो फिर ठीक जगह आ पहुंचे हो। उसका स्वर भी कुछ तीखा हो गया था। देवराज चौहान ने कस लिया। तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? वो मुझे मारने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि कल मैंने उनके एक साथी की ठोका पीटी कर दी थी, हंसराज ने कहा। बहरहाल जान बचाने का शुक्रिया। मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। रिवॉल्वर जेब में है फिर भी मरने जा रहे थे? बहुत तेज नजर रखते हो, उसने देवराज चौहान को घूरा। लेकिन मिस्टर सुरेंद्र पाल, रिवॉल्वर जेब में रखने से इंसान बहादुर नहीं हो जाता। ऐसे मौकों पर रिवॉल्वर हाथ में आनी चाहिए, और वो उल्लू के पट्टे इतना मौका नहीं दे रहे थे कि रिवॉल्वर निकाल सकूं। रिवॉल्वर रखने वाले को बिना मौके के भी रिवॉल्वर निकालनी चाहिए। अक्सर लोग मरे मिलते हैं जिनकी जेबों में भरी रिवॉल्वरें भी पड़ी होती हैं। पहली बार हंसराज खुलकर मुस्कुराया। हाँ, अगर तुम मुझे ना बचाते तो मेरी लाश की गिनती भी ऐसे ही लोगों में होती। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। सिगरेट देना? हंसराज ने देवराज चौहान से सिगरेट लेकर सुलगाई।
वो सोमा, नए आए हो, उसे नहीं जानते। बहुत खतरनाक है, दरिंदा है, पागल है। वो मुझे तो भूल जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं भूलेगा। और ये जगह इतनी बड़ी नहीं कि किसी को तुम्हें भी जल्दी ढूंढ निकालेगा। कहते हुए हंसराज की निगाह काली और श्री की लाशों पर गई। ये दोनों उसके खास साथी थे। तुम्हारी जान ले लेने पर ही वो इनकी मौत को बर्दाश्त करने की हिम्मत खुद में समेट लेगा। देवराज चांद मुस्कुराया। मुस्कुराओ मत। सोमा केशवपुरम में हस्ती रखता है। उसकी 2 चाय की दुकानें हैं और 12 कमरों का होटल है। वो केशवपुरम? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। कौन सा केशवपुरम? कौन सा क्या? आज तक तुमने कितने केशवपुरम देखे हैं? एक, जहां गुंडागर्दी डिपार्टमेंट की हुकूमत थी। और हाँ हाँ, मैं भी उसी केशवपुरम की बात कर रहा हूँ। हंसराज ने गहरी सांस लेकर कहा। कभी केशवपुरम छोटा मोटा शहर हुआ करता था, लेकिन गुंडागर्दी डिपार्टमेंट ने आतंक फैला रखा था। तब लोग केशवपुरम छोड़कर जाने लगे। उसके बाद जाने कहां से देवराज चौहान आया और गुंडागर्दी डिपार्टमेंट से टकरा गया। बची कुची कसर भी पूरी हो गई। उसके बाद तो केशवपुरम तबाह होता चला गया। बाकी की कसर पुलिस ने पूरी कर दी। आज वही केशवपुरम एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया है। तब से ही सरकार ने केशवपुरम से अपनी आंखें हटा ली हैं। सड़कें कब की उधड़ चुकी हैं। कोई नेता नहीं, देखभाल करने वाला नहीं। केशवपुरम वाले ही सब करते हैं। गुंडागर्दी यहाँ पहले भी थी, अब भी है। पहले दूसरे अंदाज में गुंडागर्दी थी, अब दूसरे अंदाज में। वैसे भी केशवपुरम देश से अलग थलग पड़ता है, इसलिए इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सरकार भी शायद भूल चुकी है केशवपुरम को। सरकार या कानून के नाम पर केशवपुरम में 2 कमरों की पुलिस चौकी है, जहां इंस्पेक्टर के बदले सब इंस्पेक्टर को इंचार्ज बना रखा है। और उसके साथ एक हवलदार और एक कांस्टेबल है। यह है केशवपुरम का थाना। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एक तरफ उछाल दी। खैर छोड़ो, अब केशवपुरम पहले वाला नहीं रहा। सिमट कर बहुत छोटा हो गया और इस छोटी सी जगह में सोमा तुम्हें ढूंढ लेगा। मेरी सलाह मानो तो यहीं से पलट जाओ। और सलाह की मेहरबानी। हंसराज गहरी सांस लेकर रह गया। तुम्हारी मर्जी। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए समझाना मेरा फर्ज था। कहने के साथ ही हंसराज की निगाह कार पर पड़ गई। फिर आगे बढ़ा। पास पहुंचकर भीतर झांका अच्छी तरह। देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान नाचती हुई भर आई। श्री ने मरने से पहले कहा था कि कार में लाखों रुपए है। हंसराज ने पूछा। हाँ। कहाँ है? चाहिए तुम्हें? देवराज चौहान की आंखों में तीखी चमक उभरी। हंसराज गहरी सांस लेकर कार से पीछे हट गया। नहीं, यूं ही पूछ रहा था। लेकिन केशवपुरम में तुम इतनी दौलत लेकर नहीं घूम सकते। दौलत की खुशबू दूर दूर तक जाती है और कोई तुम्हें मारकर दौलत छीन लेगा। वैसे सोमा जान ही चुका है कि तुम्हारे पास लाखों रुपया है, और ये लाखों रुपया अब तुम्हारी मौत बनेगा। देवराज चौहान बेहद शांत भाव से मुस्कुराया। सोमा का 12 कमरों वाला होटल कहाँ है? क्यों? हंसराज के होठों से निकला। रहने के लिए वहीं कमरा ले लेता हूं। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। पागलों की कोई कमी नहीं है, हंसराज ने उखड़े स्वर में कहा। और सुबह उठने पर तुम जैसे पागलों की लाशें ही देखने को मिलती हैं। कहने के साथ ही वो पलटा और कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गया। होंठ सिकोड़कर देवराज चौहान कार में बैठा और स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। किनारे पर चलते चलते हंसराज की बगल से उसकी कार निकली, लेकिन उसे कार में नहीं बिठाया। सिर्फ इसलिए कि कार में मौजूद दौलत पाने के लिए कहीं वो आस्तीन का सांप ना बन जाए। अगला दृश्य। केशवपुरम। देवराज चौहान के मस्तिष्क में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। दोस्तों, केशवपुरम ये वही जगह है जिसके बारे में गुंडागर्दी नामक कहानी में जिक्र है। जबकि हंसराज बता रहा था कि केशवपुरम पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है।
15 मिनट बाद ही वो सुनसानी इलाका खत्म होने लगा। कहीं कच्चे पक्के मकान तो कहीं लकड़ी की बने झोंपड़ी, कहीं छप्पर के पड़े खोखे नजर आने लगे। चंद भवन ऐसे भी थे जो बहुत खूबसूरत थे। देवराज चाहन केशवपुरम की टूटी फूटी सड़क पर जा पहुंचा। दोपहर का वक्त होने की वजह से कम ही लोग नजर आ रहे थे। सड़क पर कुछ पुरानी सी कारें दौड़ती नजर आई। हर तरह के वाहन थे, परंतु सब पुराने थे। देवराज चाहन आसपास की हर जगह को देखे जा रहा था और पहचानने की चेष्टा कर रहा था। सालों पहले यहाँ आया था, परंतु तब और अब में जमीन आसमान का फर्क था। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे यह आभास हो जाता कि वो पहले भी कभी यहाँ आया था। केशवपुरम में कैसा माहौल है, इसका एहसास उसे हंसराज और सोमा वगैरह से मिलकर हो चुका था। सोमा जान चुका था कि उसके पास दौलत है। ऐसे में उसे रहने के लिए सुरक्षित सुरक्षित जगह की जरूरत थी। किस जगह को ठिकाना बनाए, इसके लिए किसी से जगह के बारे में पूछना जरूरी था। उसके बाद ही इस बारे में विचार करेगा कि यहाँ पर अपनी मौजूदगी का ढोल कैसे पीटे, जिससे कि वो औरत उससे मिले जिसकी हथेली पर तिल हो और उसे धनराज के पास ले जाए। देवराज चाहन ने टूटी फूटी सड़क के किनारे कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। किनारे पर एक घना पेड़ था जिसकी छाया में बेंच पर चार लोग बैठे ताश खेल रहे थे और उनके बीच छोटे स्टूल पर नोटों का ढेर लगा हुआ था। उनकी ना समझ में आने वाली बातों का शोर सुनाई दे रहा था। चंद कदमों के फासले पर चाय और खाने पीने की दुकान थी। दुकान वाले ने कुर्सियां बाहर भी डाल रखी थी। देवराज चाहन उन जुआरियों के पास से गुजरता हुआ चाय की दुकान तक पहुंचा और एक कुर्सी को छाया में खींचकर उस पर बैठ गया। चाय वाले से नजरें मिली तो उसने इशारे में चाय के लिए कहा और सिगरेट सुलगा ली। नजरें इधर उधर घूमने लगी। कभी कभार सड़क पर से गुजरने वाले लोगों को वो पहचानने की चेष्टा करने लगता। देवराज चाहन को पूरा विश्वास था कि दलेर सिंह केशवपुरम में ही है। कार चलाकर दलेर सिंह ही लाया है उसे उसे यहाँ। किंतु वो कहीं छिप गया होगा, उसकी निगाहों से दूर। उसका काम खत्म हो चुका था, जैसे कि दलेर सिंह ने कहा था। दलेर सिंह के मुताबिक जब वो इस कस्बे में अपनी उपस्थिति का एहसास सबको करा देगा, तो तब कोई औरत उसे मिलेगी जो उसे धनराज तक ले जाएगी। चाय वाले ने गिलास में चाय लाकर उसे दी। साथ में कुछ खाओगे? उसने पूछा। नहीं। ताश खेलने वालों की आवाजें अब तेज होने लगी थी। चाय वाला जाने लगा तो देवराज चाहन ने कहा, यहाँ कहीं रहने की जगह मिलेगी? चाय वाले ने देवराज चाहन को गहरी निगाहों से देखा। नए आए हो? हाँ। कब? आ ही रहा हूं। 5-7 होटल हैं यहाँ, वहां कमरा मिल जाएगा। चाय वाले ने शांत स्वर में कहा। लेकिन होटल में ठहरने से हर कोई जान जाता है कि सामने वाले के पास पैसा है, और यहाँ इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं करता कि सामने वाला पैसा लेकर घूमे। उसकी हत्या करके पैसा छीन लिया जाता है। तुम्हारा मतलब है कि केशवपुरम में गुंडागर्दी का बोलबाला है? है भी, नहीं भी। अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी। लेकिन यहाँ रह पाना आसान नहीं। ताश खेलने वालों का शोर और भी तेज होने लगा। पुलिस भी तो है यहाँ। पुलिस? उसने मुंह बिचकाया। पुलिस के नाम पर एक सब इंस्पेक्टर है, एक हवलदार और एक कांस्टेबल। गुंडों से तो बच जाओगे, लेकिन इन पुलिस वालों से नहीं बच सकोगे। बदमाश तुम्हारे जिस्म पर कपड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन ये पुलिस वाले कच्छा तक उतार लेंगे। मालूम नहीं सरकार केशवपुरम की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती, जबकि यहाँ अपराधी भी भरे पड़े हैं। देवराज चांद को अब यहाँ के हालात समझ में आने लगे थे। खुद ही ढूंढ लो अपना ठिकाना यहाँ तो। तभी ताश खेलने वालों में झगड़ा होने लगा। एक ने दूसरे के गाल पर घूंसा मारा तो वो स्टूल से नीचे जा गिरा। फिर तुरंत ही गुस्से से उठ खड़ा हुआ। हाथ मत लगाना नोटों को। घूंसा मारने वाला गुर्रा कर कह उठा। स्टूल पर मौजूद नोटों का ढेर अब काफी बड़ा हो गया था। मेरे पत्ते बड़े हैं, घूंसा खाने वाला दांत भींचकर बोला। बड़े हैं तो शो करा। शो के लिए मेरे पास नोट नहीं है, तू शो कर। अगर मैं हारा तो बाद में दे दूंगा। जुए में उधार नहीं चलता।
घुसा मारने वाला सख्त स्वर में बोला। ये नोट ऐसे ही पड़े, 15 मिनट में शो के वास्ते नोट ले आ, नहीं तो सारा माल मेरा। 15 मिनट में कहां से ला सकता हूं? तू मुझे उधार दे दे, मैं। खेल में उधार नहीं। वो हंसा। हारने के बाद ले जाना। साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मत छोड़ना, पकड़ लेना मेरे को, एकाएक उसने कड़वे स्वर में कहा। बाकी दोनों व्यक्ति भी हंसे। उसने विवशता भरी निगाहों से आसपास देखा। पहले उसकी निगाह कार पर पड़ी, फिर घूमती निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। अगले ही पल वो तेज तेज कदमों से चलता देवराज चौहान के पास आ पहुंचा। चाय वाला फौरन वहां से हटकर अपनी दुकान में चला गया। ये कार तेरी है? उसने खुंदकी लहजे में पूछा। हाँ। देवराज चौहान ने चाय का घूंट लेते हुए शांत भाव में सिर हिलाया। पहले कभी नहीं देखा, नया आया है क्या? हाँ। वाह, फिर तो तेरे पास नोट भी होंगे। हाँ है। तो ला, 4,000 निकाल, पत्ते शो कराने हैं। उसका मांगने का अंदाज हक से भरा था। खुले नहीं है। खुले नहीं है? उसके चेहरे पर उलझन उभरी। क्या खुले नहीं है? नोट। बंद में क्या है? 10,000 की गड्डी। ये तो और भी बढ़िया बात है, वही दे दे। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरकर गिलास एक तरफ रखा और उठ खड़ा हुआ। जाता कहाँ है? कोई कह गुर्रा है। नोट कार में है। फिर ठीक है। देवराज चौहान कार की तरफ बढ़ गया। वहीं बैठा रहे, अभी शो करवाता हूं, उसने अपने साथी से कहा जो इधर ही देख रहा था। कार में पहुंचकर देवराज चौहान ने सीट के दोनों तरफ के क्लिप हटाए और फिर बाहर आकर सीट को सरकाया तो नीचे मौजूद बॉक्स में ठसाठस भरी गड्डियां चमक उठी। उस व्यक्ति की आंखें फैल गई। ये क्या, इतने नोट? उसके होठों से निकला। तुम्हें तो 4,000 चाहिए। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। वो नोटों को ही देखता रहा फटी फटी आंखों से। एक गड्डी उठाओ, उसमें से 4,000 निकालकर बाकी बाकी वापस रख दो। देवराज चौहान बोला। वो अपनी हक्की बक्की हालत से बाहर निकला। हाथ बढ़ाकर उसने एक गड्डी उठाई। इतने सारे नोट देखकर उसका चेहरा आवेश में लाल सा उठा था। उत्तेजना से उसके हाथ कांप रहे थे। ये ये कितने कितने नोट हैं? उसके होठों से अजीब सा स्वर निकला। लाखों रुपया है। लाखों? उसकी हालत बता रही थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तुम्हारे पास लाखों रुपए है? तुम इतना पैसा लेकर घूम रहे हो? ओ मूलचंद, उसने अपने साथी को जोर से पुकारा। क्या है? वो वहीं बैठा ऊंचे स्वर में बोला। तूने लाखों रुपया देखा है? एक साथ लाखों रुपया? देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। मैंने देखा होता तो तूने भी देखा होता, जवाब में उसकी कड़वी आवाज सुनाई दी। आजा, मैंने देख लिया, तू भी देख ले। लाखों रुपया? हाँ, कार में। सुनते ही वो फौरन उठा। उसके पास बैठे दोनों व्यक्ति भी तीनों दौड़े दौड़े नजर आए। नोटों पर नजर पड़ते ही उनकी हालत अजीब सी हो गई थी। देखा लाखों रुपया? पहले वाला जैसे होश में आता जा रहा था। वाह तौबा, इतना पैसा, इतनी गड्डियां। उसके होठों से निकला। अब हम इसके मालिक हैं। पहले वाला तीखे स्वर में हंसा। ये जो भी है इसे चलता कर, नहीं मानता तो ठिकाने लगा दे। बाई गॉड, कसम से इतना माल कभी नहीं देखा। अब तो कमला का बाप खुद कमला को लेकर हमारी गोद में बिठाएगा। साला कहता था मेरी बेटी से शादी करनी हो तो पहले 50,000 मुझे दिखाओ। अब कमला तो क्या, उसके बाप से भी शादी करने को कहूंगा तो मानेगा नहीं, मना नहीं करेगा। वो तीनों बदमाश देवराज चौहान की तरफ पलटे। उनकी आंखों में तीव्र चमक मौजूद थी। उठ ले यहां से, एक ने गुर्रा कर कहा। उसकी जेब से चाकू निकलकर हाथ में आ गया था। भाग ले,
कार चाहिए तो यहीं खड़ी मिलेगी, आधे घंटे बाद ले जाना। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। सोमा को जानते हो? देवराज चौहान का स्वर शांत था। सोमा? एक के होठों से निकला। हाँ, इसके काली और श्री नाम के साथी हैं। तू उनका यार है? एक के हिचकिचाहट से भरे भाव उभरे। नहीं। तो फिर सोमा का नाम क्यों ले रहा है? दूसरा गुर्रा उठा। कुछ देर पहले सोमा ने काली और श्री के साथ मिलकर इस रुपए को पाने की कोशिश की थी। तीनों की नजरें मिली। चौथा अभी तक कार के खुले दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। फिर फिर क्या हुआ? झूठ बोलता है ये, तीसरा कड़वे स्वर में बोला। सोमा ने ऐसा किया होता तो क्या ये नोट यहाँ होते? इसकी लाश कहीं पड़ी होती है और नोट सोमा के पास होते। लेकिन उल्टा ही हुआ। देवराज चौहान उन्हें घूरता हुआ बोला। दौलत मेरे पास ही रही, श्री और काली मारे गए और सोमा भाग गया। झूठ बोलता है ये, कार के पास खड़ा सख्त स्वर में कह उठा। इस बात की खबर जल्दी ही मिल जाएगी। श्री और काली की लाशें लोगों को नजर आने दो, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि चाकू जेब में डालो और चले जाओ। 4,000 रुपया मैं अभी देने को तैयार हूं। चुप कर तू, मूलचंद गुर्राया। 4,000 तेरे को मिल सकता है, आखिरी बार बोल रहा हूं, चला जाए यहां से। आधे घंटे बाद खाली कार ले जाना, नोट हम ले जा रहे हैं। देवराज चौहान ने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाली और 2 कदम पीछे हट गया। रिवॉल्वर देखकर वो हड़बड़ाए। अब देखो। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर उन चारों को देखा। इसके पास तो रिवॉल्वर है, एक ने हड़बड़ा कर कहा। रिवॉल्वर जेब में रख ले, मूलचंद गुर्राया। हम तेरे को नोट नहीं ले जाने दे सकते। मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, देवराज चौहान ने पहले वाले स्वर में कहा। चले जाओ यहां से वरना तुम चारों को शूट कर दूंगा। सिर्फ 1 मिनट। चारों के चेहरों पर गुस्सा और बेचैनी नजर आ रही थी। तभी देवराज चौहान को अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उसकी गर्दन फौरन घूमी। पीछे हंसराज था। वो पैदल ही चलता हुआ वहां तक आ पहुंचा था। हंसराज, एक ने चिल्लाकर कहा। इसके पास लाखों रुपया है, अपनी रिवॉल्वर निकालकर इसे गोली मार दे। हंसराज पास आकर ठिठका। उसने देवराज चौहान पर नजर मारी, फिर बारी बारी चारों को देखा। जानता हूं इसके पास लाखों रुपया है। इसे जानते हो? मूलचंद ने हैरानी से कहा। हाँ, कुछ देर पहले सोमा ने इससे रुपया छीनने की चेष्टा की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका। सोमा को जान बचाकर भागना पड़ा और काली और श्री इसके हाथों मारे गए। वो हैरानी से देवराज चौहान को देखने लगा। क्या? मूलचंद के होठों से निकला। काली और श्री को इसने मार दिया? हाँ, हंसराज ने शांत स्वर में कहा। अब तुम लोग सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। मूलचंद के सूखे होठों मूलचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सबके चेहरों पर हिचकिचाहट के भाव नजर आने लगे। वो शायद फैसला कर रहे थे कि अपनी कोशिशें जारी रखें या इस मामले से पीछे हट जाएं। लाखों की दौलत का लालच उन्हें फैसला नहीं लेने दे रहा था। वो वैसे ही खड़े रहे, देवराज चौहान और हंसराज को देखते रहे। मैं सलाह दूं? हंसराज ने कहा। चारों की नजरें हंसराज की तरफ उठी। यहां से फूट लो, दोबारा कभी इससे दौलत छीनने की कोशिश मत करना। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना अब तक तुम चारों का काम तमाम हो गया होता। जाओ जाकर ताश खेलो। हथियारों से खेलना तुम लोगों के बस का नहीं है। इक्का दुग्गी कोई पीटते रहो। चारों ने एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान को देखा, सीट के नीचे बॉक्स में झांकती नोटों की गड्डियों को देखा, फिर चाकू बंद करके जेब में डालने लगे। जाओ यहां से, रुक रहो मत, हंसराज ने कहा। वो जाने लगे तो देवराज चौहान ने पहले वाले को के हाथ से नोटों की गड्डी ली और उसे वापस बॉक्स में डाला और सीट को वापस ठीक करके क्लिप लगा दिए कि सीट सरक ना जाए।
इस काम से फुर्सत पाई तो हंसराज ने देवराज चौहान से लेकर सिगरेट सुलगाई। वो चारों वापस बेंचों पर बैठ चुके थे। स्टूल पर नोटों का ढेर था, लेकिन अब उनका मन नोटों में नहीं लग रहा था, क्योंकि वह लाखों रुपया देख चुके थे। उनकी निगाहें इधर ही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हंसराज बोला। क्या? देवराज चौहान ने उसे देखा। तुम सबको नोट क्यों दिखाते फिर रहे हो? हंसराज ने होंठ सिकोड़ कर कहा। जवाब में देवराज चौहान हंसकर रह गया। इस तरह ज्यादा देर नहीं चलने वाला, हंसराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं। नोटों से और जान से भी निजात पाओगे। वैसे भी अब सोमा तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुमने उसके दो खास आदमियों को मारा है और तुम्हारे पास लाखों की दौलत है। सोमा के लिए ये दो वजह बहुत हैं। सलाह के लिए एक बार फिर शुक्रिया। बुरी आदत है मुझ में जो बिना मांगे दूसरों को सलाह दे देता हूँ। हंसराज ने गहरी सांस ली। यहाँ पर कहाँ रहना ठीक रहेगा? देवराज चांद ने पूछा। कहीं भी रहना ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, हंसराज ने कहा और आगे बढ़ गया। मरना तो तुम्हें है ही। देवराज चांद सिर हिलाकर कार में बैठा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। दलेर सिंह ने कहा था कि जहां वो उसे पहुंचाएगा, उस जगह पर जब तक वो मशहूर नहीं होगा तब तक धनराज तक नहीं पहुंच सकेगा। वहां का जब बच्चा बच्चा जानने लगेगा तो जिसके पास धनराज है वो औरत तब उसके पास पहुंचेगी। देवराज चांद समझ नहीं पा रहा था कि धनराज तक पहुंचने के लिए उसे ऐसा ड्रामा करने को क्यों कहा जा रहा है। धनराज तक पहुंचाने के लिए उल्टा सीधा रास्ता क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी हो, इन लाखों रुपयों के दम पर वो जल्दी और आसानी से मशहूर हो जाएगा। यहाँ का बच्चा बच्चा 2-4 दिन में ही उसे जानने लगेगा। लेकिन इसके साथ ही उसे सावधान रहने की भी जरूरत थी। दौलत के लालच में कभी भी कोई भी उसकी पीठ का निशाना ले सकता था। टूटी फूटी सड़क के दोनों तरफ मकान थे, जिनमें दुकानें भी निकली हुई थी। ऐसे ही उजड़ रहे एक मकान का बेहद पुराना दरवाजा खुला नजर आ रहा था। उस दरवाजे की हालत ये थी कि दोनों हाथों से पकड़कर उसे जोरों से झटका दिया जाए तो वो दरवाजा अवश्य उखड़ जाएगा। उस दरवाजे पर 1 बाई 1 फीट का छोटा सा बोर्ड लगा था, जो कि बरसात और धूप की वजह से बुरा हाल हो रहा था। उस बोर्ड पर अनाड़ियों द्वारा हाथों से लिखा हुआ था, पुलिस थाना। भीतर के भीतर के दो कमरे ही थाने के रूप में थे। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल, हवलदार सुंदर सिंह और कांस्टेबल दयाराम था यहाँ का स्टाफ। इनके अलावा यहाँ सालों से किसी भी बड़े अफसर ने दौरा नहीं किया था। थाने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले दो कमरों का हाल कुछ इस तरह था। पीछे वाले कमरे में डबल बेड था, जिस पर सब इंस्पेक्टर मोहनलाल का वक्त बीतता था। ये अलग बात थी कि उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी। अब सुंदर सिंह या दयाराम को तो साथ सुलाने से रहा। बहरहाल 3-4 को फिट कर रखा था, कभी कोई तो कभी कोई। सुंदर सिंह और दयाराम वाले कमरे में रात को अपनी चारपाइयां बिछा लेते थे। सुबह उन चारपाइयों को उठाया जाता था। ये कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि उन चारपाइयों का थाने से कोई मतलब नहीं था। थाना तो कमरे के कोने में मौजूद था। बहुत पुरानी टेबल और कुर्सी, टेबल पर देश का नक्शा लगा था, जिस पर शीशा रखा हुआ था। बहुत पुरानी सी टेबल और कुर्सी, टेबल पर देश का नक्शा रखा हुआ था, जिस पर शीशा भी रखा हुआ था। शीशे पर दुनिया का ग्लोब रखा हुआ था, जैसे सारी दुनिया के लिए ऑर्डर यहीं से जारी होते हों। टेबल कैलेंडर मौजूद था, लेकिन वो बीते बरस का था। एक लंबा काला रजिस्टर पड़ा था, जिसके ऊपर जिल्द का कोई अता पता नहीं था। टेबल पर पड़ी इन सब चीजों पर धूल ऐसे जमी थी जैसे वहां धूल की स्प्रे की गई हो। इन चीजों को कभी साफ करने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। टेबल के पीछे मौजूद कुर्सी की हालत फिर भी काफी ठीक थी। उस पर धूल जैसी कोई चीज नहीं थी, यानी कि बैठने के लिए उसका इस्तेमाल होता रहता था। इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। मोहनलाल दोपहर की नींद से उठा था। जब पीछे वाले कमरे से निकला तो उसके शरीर पर कच्छा ही था। कांस्टेबल दयाराम एक बिछी चारपाई पर लेटा था। गनीमत थी कि उसने पजामा और बनियान पहन रखी थी। मोहनलाल ने उसे देखा और पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला, उठ जा, सरकारी ड्यूटी है, सोया मत कर।
साहब जी, आज नींद बहुत आ रही है। रात मच्छर तंग करते रहे, सो नहीं सका। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने अपना 55 वर्षीय चेहरा बिगाड़ा और टेबल के पीछे पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। टेबल पर नजर आती धूल को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। तेरे को कितनी बारी बोला है कि इस टेबल को साफ रखा कर? आपने जितनी बार कहा है मैंने उतनी बार ही टेबल साफ किया है। चारपाई पर लेटे दयाराम की आंखें बंद थी। मोहनलाल ने टेबल के ड्रॉर से सिगरेट का कीमती पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाई। तेरी साफ की गई टेबल एक दिन भी नहीं चलती क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब की बार सुंदर सिंह से कहिएगा। देखते हैं तब क्या टेबल चमकती है। उस साले को तो साफ करने के लिए कपड़ा ही नहीं मिलता। कहाँ है वो? मालूम नहीं साहब जी, लेकिन 12 बजे मैंने उसे रमावती से बाहर बातें करते देखा था। बस उसके बाद से ही गायब है। 4 घंटे हो गए। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हवलदार दयाराम आंखें खोलकर सब इंस्पेक्टर मोहनलाल को देखता हुआ बोला, रमावती के घर गया होगा। देख कर आऊं साहब जी?" बैठा रहा है। तेरे को देखने कौन जाएगा? मोहनलाल ने कश लेकर कहा। रमावती तब ठीक थी जब मैं नया नया उससे मिला था। अब तो वो सुंदर सिंह के ही काबिल है। जनाब, अब तो रमावती की बेटी भी। चुप कर। मोहनलाल ने उसे घूरा। दयाराम खामोश हो गया। रमावती तक तो ठीक है, उसकी बेटी की बात मत करना। उसके बारे में मैंने रमावती से बात की थी। ओह, क्या कहा रमावती ने? 10,000 से नीचे नहीं आती। मोहनलाल ने मुंह बनाया। हाँ, करनी पड़ी। 1-2 दिन में 5,000 दे दूंगा। बाकी का किस्तों में चलता रहेगा। रमावती की बेटी के साथ आपका एग्रीमेंट कितनी देर चलेगा? 1 साल की जुबान है। उसके बाद की बात मैं कर लूं साहब जी? साल भर बाद आपकी मेहरबानी से 2,000 में भी तैयार। भी चुप रह। साल की बात साल भर बाद करेंगे। जैसी मर्जी हुजूर की। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने टेबल के नीचे हाथ मारा और पौवा हाथ में आ गया, जो कि आधा भरा हुआ था। मोहनलाल ने मुंह बिचकाकर क्वार्टर को देखा। दयाराम, तूने मेरी विस्की पी? राम का नाम लीजिए साहब, मैं तो अपनी लाकर पीता हूं। दयाराम उठ बैठा। ऐसा लगता है जैसे इसमें से घूंट भरा गया हो। मुझ पर मत इल्जाम लगाइए। पुलिस वाला हूं। मैं ये काम नहीं कर सकता। दयाराम ने कहा। फिर धीमे स्वर में कह उठा। कल रात सुंदर सिंह आपकी टेबल के नीचे से कुछ तलाश कर रहा था। पक्का? पक्का क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा था। दयाराम ने मुंह बनाकर कहा। तो इसमें से घूंट उसने भरा होगा। ये मुझे नहीं मालूम। जब देखा नहीं तो हाँ कैसे कर दूं? मोहनलाल ने क्वार्टर से घूंट भरा। दयाराम उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूं। कहाँ? चाय पीने। कहने के साथ ही दयाराम बाहर निकल गया। मोहनलाल ने घूंट भरकर क्वार्टर टेबल पर रख दिया। 5 मिनट भी ना बीते होंगे कि 5-7 आदमियों ने धड़धड़ाते हुए भीतर कदम रखा, जबकि वहां इतने आदमियों के लिए जगह नहीं थी। उनके भीतर आने पर ऐसा लगा जैसे कमरे में ऑक्सीजन की कमी होने लगी हो। लाइन लगा कर आओ, बाकी बाहर खड़े हो जाओ। मोहनलाल बुरा सा मुंह बनाकर कह उठा। ये सब मेरे साथ हैं। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति कह उठा। तेरे साथ हैं? मोहनलाल ने उसे गहरी निगाहों से देखा, फिर कुर्सी की बगल में लगती खिड़की खोली, जिससे कि सड़क का नजारा नजर आने लगा था। वहां से हवा भीतर आई तो मोहनलाल ने चैन की सांस ली। सामने खड़े व्यक्ति को देखा और सिगरेट सुलगाकर बोला, तेरे साथ हैं। और तू कौन है? मैं शंकर लाल हूं। गली नंबर बता। 6। 6 नंबर गली में कौन सा मकान है तेरा? पूरी गली खरीद ली क्या? दूसरा वाला मकान मेरा है। करता क्या है? दुकान है, कपड़ा बेचता हूँ। शंकरलाल ने कहा। कपड़ा? हम्म। बॉम्बे डाइंग का कपड़ा है तेरे पास?
सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने पूछा। हाँ, मेरे पास यहाँ बढ़िया से बढ़िया कंपनी का कपड़ा। ठीक है ठीक है, 2 पैंट का कपड़ा भेज देना। कितनी देर का उधार देगा? अब आपसे क्या उधार क्या नकद, ये बात करके तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कपड़ा भिजवा दूंगा। तेरी मर्जी, मतले कपड़े के पैसे, मैं तो दे रहा था। बता, क्या बात है, यहाँ क्यों आया? 1 घंटा पहले मेरी बीवी है तेरी? अच्छा, कितनी उम्र होगी उसकी? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? खाना पूर्ति के लिए हर बात पूछनी पड़ती है। कहने के साथ ही मोहनलाल ने टेबल पर पड़ा क्वार्टर उठाया और उसमें से बचा वो घूंट गले से नीचे उतारा। साली खत्म हो गई। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? रामलाल ने मेरी बीवी की कलाइयों से सोने की चूड़ियां। मैंने तेरी बीवी की उम्र पूछी थी, मोहनलाल ने उसे टूका। 35-40 की होगी। 35-40? बेकार। मोहनलाल होठों ही होठों में बड़बड़ाया। अब रहा ही क्या होगा? फिर शंकरलाल से ऊंचे स्वर में पूछा, तो तेरी बीवी की कलाई से रामलाल ने सोने की चूड़ी उतार ली? हाँ, और कहता है जो करना है कर लो। ऐसा कहा उसने? हाँ, मैंने कहा मैं जनाब को रिपोर्ट कर दूंगा, तो कहने लगा जनाब को भी देख लूंगा। ऐसा कहा उसने? मोहनलाल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हाँ, वो तो आपसे भी नहीं डरता। डर जाएगा, अभी मेरे से मिला नहीं होगा वो। तभी हवलदार सुंदर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। वो 40 की उम्र का गोल गोल सा नजर आने वाला व्यक्ति था। उसकी कमर और कूल्हे में फर्क निकालना आसान नहीं था। नीचे खिसकने वाली पैंट को वो अक्सर ऊपर करता रहता था, जो कि नीचे आती रहती थी। ऊपर पड़ी कमीज के बटन नाभि तक खुले हुए थे। भीतर आते ही उसने वहां खड़े लोगों पर नजर मारी। क्या हुआ? सुंदर सिंह की निगाहें मोहनलाल की तरफ गई। मैं तेरे से बाद में पूछूंगा कि तू रमावती के घर क्यों गया था। पहले रिपोर्ट लिख। सुंदर सिंह ने सिर हिलाया, फिर टेबल देखा, उसके बाद अपनी जेब में। पेन है किसी के पास? मेरे पास है। एक ने पेन निकालकर सुंदर सिंह को दिया। कागज कहाँ है? सुंदर सिंह आसपास देखता हुआ बड़बड़ाया। मेरे बेडरूम में विस्की की बोतल का खाली डब्बा पड़ा है, मोहनलाल बोला। जा उसे ले आ, उसे कागज बनाकर उस पर रिपोर्ट लिखकर शंकरलाल से साइन करा ले। सुंदर सिंह गया और विस्की का डब्बा ले आया। शंकरलाल, मोहनलाल ने कहा, इतने आदमी साथ में तू यूं ही ले आया? अकेला ही काफी था। वो मैंने समझा। छोड़ इस बात को, किसी को भेज, बढ़िया विस्की की बोतल लेकर आ। शंकरलाल ने फौरन पलटकर पास खड़े आदमी से कहा, क्या साहब के लिए विस्की की बोतल लेकर आ। पैसे? पैसे? शंकरलाल ने मोहनलाल पर नजर मारी, जो खिड़की के बाहर देख रहा था। फिर अपने साथ आए आदमी से कह उठा, पैसे मैं दे दूंगा, तू बोतल लेकर आ। वो बोतल लेने के लिए बाहर चला गया। सुंदर सिंह ने विस्की की बोतल के डब्बे को फाड़कर कागज का रूप दिया और बोला, मामला क्या है? सुंदर सिंह ने सब सुना, फिर कह उठा, रिपोर्ट लिखने की क्या जरूरत है, रामलाल को वैसे ही सीधा कर देते हैं। ये भी ठीक है, मोहनलाल फौरन बोला। साहब जी, शंकरलाल ने कहा, रामलाल को 4 डंडे जरूर मारना। वो चिंता मत कर, सुंदर सिंह बोला। मारने की बात हम पर छोड़ दे, तू जा, तेरा काम हो जाएगा। अभी कैसे जाएगा? मोहनलाल ने तीखी निगाहों से सुंदर सिंह को देखा। बोतल नहीं आई। दुकान पास में ही है, आ रही होगी। पहले आने दे, तब तक रामलाल का हुलिया पूछ। सुंदर सिंह ने शंकरलाल को तब तक व्यस्त रखा जब तक बोतल नहीं आ गई। बोतल बढ़िया है, मोहनलाल ने बोतल को कुर्सी के पास नीचे रखते हुए कहा। रामलाल को यहां भेजना। मैं कहूं उसे? हाँ, उसे कहना मैंने बुलाया, फौरन। बाकी सब मैं देख लूंगा। ना चाहते हुए भी शंकरलाल को कहना पड़ा। ठीक है,
कह दूंगा। उसके जाने के बाद मोहनलाल ने सुंदर सिंह को देखा। रमावती का पीछा छोड़ दे, वहां मत जाया कर। जो हुक्म। ये तू 10 बार पहले भी कह चुका है। मोहनलाल ने उसे उसके जवाब में सुंदर सिंह हंस गया। मोहनलाल ने मोहनलाल ने उसके जवाब में क्या लिखा? तूने रात को मेरी विस्की का घूंट भरा? मोहनलाल ने उखड़े स्वर में पूछा। नहीं, दयाराम बता रहा था। रात को उसे खुद होश नहीं था देखने सुनने का। वो देखने के काबिल था ही कहाँ। तू सीधा हो जा सुंदर सिंह। मैं सीधा हूं जनाब। अब रामलाल का क्या करना है? सुंदर सिंह ने कुर्सी के नीचे रखी बोतल को देखने की कोशिश की। बोतल की तरफ नजर मत मार। ये मेरी रात की खुराक है, एडवांस में इंतजाम किया है। ठीक है जनाब, मैं रामलाल की बात साले की बिना पूछे ठुकाई करना। चूड़ी मिल जाए तो उसके बाद उससे जितना नोट झाड़ सके झाड़ लेना। तब मैं रख लूं? सुंदर सिंह जल्दी से बोला। आपकी बोतल का इंतजाम तो कल का भी तो करना है। वो तो आज की बोतल से ही बच जाएगी। इसमें से एक बूंद भी नहीं बचेगी। सूर्यमुखी तो आधी से ज्यादा पी जाएगी। तो आज सूर्यमुखी? हाँ हाँ, अब चुप रह, आराम करने दे। सारी रात जागना पड़ेगा।